हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी माइल्स में। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का। और साइंस में ही ज़्यादातर बच्चे लोग का क्वेश्चन गलत होते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उसी के आधार पे हम यहाँ साइंस के टॉपिक लेके आए हैं। और बहुत सारे द्वारा पूछा जा रहा है कि साइंस का टॉपिक कथन और कारण बेस्ड है, तो कथन और कारण इसी से बनता है दोस्तों। तो किस तरह बनता है कथन और कारण का क्वेश्चन, यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और आगे जिस तरह आएगा टॉपिक उसको हम बताते चलेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो पहला यहाँ पे बात कर रहा है कि किस प्रक्रिया में पानी की गति कम विलय सांद्रता से उच्च विलय सांद्रता की ओर होती है। तो ये प्रासरण के कारण होता है दोस्तों। और प्रासरण और विसरण से बिहार दरोगा में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है जी दोस्तों। आप यहाँ पिछले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रासरण किसे कहता है इसको देख लीजिए, इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए। यहीं से फिर कथन और कारण निकलता है दोस्तों। तो फिर है कि प्रासरण है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पानी के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली में मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए कम घुले हुए पदार्थों वाले उच्च क्षेत्र वाले क्षेत्रों से ज़्यादा घुले हुए पदार्थों वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है दोस्तों। इसे प्रासरण कहा जाता है। और प्रासरण का कुछ उदाहरण है, यहाँ से ही उदाहरण से एक इन्फोर्समेंट मेंस जो अभी हाल ही में दिए थे वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया था। इसका पहला उदाहरण है कि किशमिश का पानी में फूलना, फिर पौधे की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी सोखना और मुरझाए हुए फूल का पानी में फिर से ताज़ा होना, ये प्रासरण का उदाहरण है। चलिए विसरण से देख लेते हैं, विसरण से क्या है और विसरण से भी कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो जब पदार्थ के कण अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अपनी गति करते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे विसरण कहा जाता है। तो विसरण का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इसने यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल है कि अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैलना, किसका उदाहरण है, विसरण का। पानी के गिलास में स्याही की एक बूंदे डालने पर पूरे पानी का रंगीन होना, ये विसरण के कारण होता है दोस्तों। फिर है कि गर्म खाना की महक का दूर तक पहुँचना, ये विसरण के कारण है। इत्र की शीशा खोलने पर उसकी खुशबू का हवा में फैलना, ये भी विसरण का कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान, ये भी विसरण का है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। दे देगा कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान किस कारण होता है, प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा। तो आप याद रखिएगा विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नारियल की भूसी किस उत्तक से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी उत्तक जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा होता है दोस्तों, एक पैरेनकाइमा होता है दोस्तों। तो ये स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देख लीजिए कि यहाँ पे फिर पूछेगा कि स्क्लेरेनकाइमा का है, ये मृत उत्तक है। तो यहीं से बोल देगा, कथन और कारण में दे देगा कि स्क्लेरेनकाइमा जीवित उत्तक है, मृत उत्तक। तो याद रखिएगा ये मृत उत्तक है। और इसका क्या काम है कि पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे कोलेनकाइमा जो है पौधे को लचीलापन प्रदान करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले प्रीवियस ईयर देखे हैं। तो फिर पूछा है कि यहाँ पे घनाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो घनाकार उपकला उत्तक 2 या 3 जगह पाया जाता है, उसका हम पूरा लिख दिए हैं। कि पहला कि गुर्दे की नलिका में, कम से कम इसको याद रखिए कि घनाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है, गुर्दे की नलिका में। फिर हो गया कि लार ग्रंथिया की नलिकाओं में पाया जाता है। फिर पसीना की ग्रंथिया में उपकला उत्तक पाया जाता है। फिर थायराइड ग्रंथि में क्या पाया जाता है, उपकला उत्तक पाया जाता है दोस्तों। फिर है कि जंतुओं में मुख्य रूप से कितना प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के उत्तक पाया जाता है। पहला है एक उपकला उत्तक जो कि हमारी चमड़ी के ऊपर जो रहता है, जिसे एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। फिर दूसरा संयोजी उत्तक, फिर तीसरा है पेशीय उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। तो थोड़ा बहुत आप इस उत्तक के बारे में देख के जाइएगा कि क्या क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जब द्वार कोशिकाएं में जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है दोस्तों, तो जब पानी जाता है और फूल जाता है तो ये छिद्र खुल जाता है दोस्तों। अगर पानी इससे बाहर निकल जाएगा और सूख जाएगी तो क्या होगा, द्वार बंद हो जाएगा दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ध्वनि का वह गुण जो स्रोत और श्रोता की पहचानना संभव बनाता है, तो ये किसके कारण होता है, टिम्बर या गुणता के कारण होता है। जैसे कोई वायलिन और गिटार बजा रहा है तो आप उसमें डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस कर रहे हैं वो गुणता के कारण आप डिफरेंस कर रहे हैं कि ये वायलिन का है, ये गिटार का है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि क्या क्या व्याख्या है, देख लेते हैं। टिम्बर या गुणता के कारण ही हम समान पिच और लाउडनेस वाली 2 अलग अलग आवाज़ों के बीच अंतर कर पाते हैं, जैसे गिटार और पियानो में। फिर है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है, तो पतली इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उसका तारत्व अधिक होता है। और तारत्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव।
तो चलिए पृष्ठ तनाव के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि पूछा जाता है। तो शेविंग ब्रश को पानी से निकलने पर उसके बालों का आपस में चिपक जाना, ये पृष्ठ तनाव के कारण है। गर्म सूप का ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगना, ये किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। सावधानी से रखी गई लोहे की कील सुई के पानी पर तैरना, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। फिर वही है कि पेंट ब्रश के बालों का पानी से बाहर निकलते ही आपस में जुड़ जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण। यह साबुन या डिटर्जेंट के कारण पानी में बुलबुलों का बनना किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। तो भट्टी के सामने खड़ा व्यक्ति अधिकतम ऊष्मा कैसे प्राप्त करती है दोस्तों? तो अधिकतम ऊष्मा विकिरण के द्वारा प्राप्त करती है। तो विकिरण क्या होता है और विकिरण के कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, तो आप लोग चालन और विकिरण और संवहन के बारे में कुछ देख लीजिएगा। तो पहला है विकिरण। तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा बिना किसी माध्यम से सीधे सबसे तेजी से पहुँचती है, ये बीपीएससी में 70वीं में पूछा गया था एज इट इज़। फिर है कि विकिरण का कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो सूर्य की किरणों से पृथ्वी का गर्म होना किसका उदाहरण है? विकिरण का। लेकिन वायुमंडल का गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। आग या हीटर के पास बैठने पर गर्मी का अनुभव होना, ये भी विकिरण का उदाहरण है। जलते हुए कोयले या लोहे की लाल छड़ से निकलने वाली ऊष्मा, ये विकिरण का उदाहरण है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि यदि दो वस्तुओं का आयतन समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में क्या होगा? तो उसका घनत्व अधिक होगा दोस्तों। क्या होगा? घनत्व अधिक होगा, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका उच्च घनत्व होगा दोस्तों। तो घनत्व जैसे जानते हैं कि घनत्व का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यदि आयतन स्थिर है तो अधिक द्रव्यमान का मतलब अधिक घनत्व होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है या पावर की इकाई नहीं। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है। तो एक ऑप्शन इसमें बीच में देता है कि कौन नहीं है, तो इसका किलोवाट घंटा देता है। तो किलोवाट घंटा इसका शक्ति का नहीं है, ये किसका है? ऊर्जा का उदाहरण है, ऊर्जा का इकाई मात्रक है। तो किलोवाट घंटा की इकाई की शक्ति की नहीं है, ये ऊर्जा का है दोस्तों, याद रखिएगा। तो शक्ति का क्या होगा? एसआई यूनिट का क्या होगा दोस्तों? तो दो चीज़ याद रखिएगा, वाट होगा और जूल प्रति सेकेंड होगा शक्ति का एसआई यूनिट। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन का उपयोग करके निकाला जाता है। जो बोल रहा है कि कौन सा तत्व विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है दोस्तों। तो विद्युत अपघटन के द्वारा, जैसे इसमें ऑप्शन में था सोडियम, मगर विद्युत अपघटन द्वारा किसका किसका निष्कर्षण होता है, नीचे हम देख लेते हैं। पहला है कि बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु, आपको तो अभिक्रियाशील पता होगा कि पहले पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। तो बहुत अभिक्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, अलूमिनियम, उनके घुले हुए क्लोराइड या ऑक्साइड को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये 3-4 को याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अलूमिनियम को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये इससे अभिक्रियाशीलता से कुछ प्रश्न यहाँ से पूछते हैं दोस्तों। तो जो ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है, तो देख लेते हैं कि ठंडे पानी से अभिक्रिया सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम करते हैं ठंडे पानी से दोस्तों। पूछेगा कि गर्म पानी से अभिक्रिया कौन करता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। और केवल भाप से अभिक्रिया कौन करता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा और जिंक होगा। तो यहीं से क्वेश्चन अभी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में इस टाइप का निकला है, तो यहीं से क्वेश्चन निकलेगा दोस्तों। तो कभी बोल देगा कि गर्म पानी से अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन से धातु करते हैं? तो मैग्नीशियम। आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है? कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा, वस्तु को जितना ऊंचा ले जाया जाएगा स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ऊंचाई है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जो है वस्तु को किसी फेंक रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे कम होगा। लेकिन नीचे में यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा और स्थितिज ऊर्जा कम होगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। खींचे हुए धनुष या स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। फिर बांध में रुके हुए पानी में अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। ये दो एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। फिर है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किसके ज्ञात करने के लिए कुछ किया जाता है दोस्तों। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो पहला है कि प्रेरित धारा की दिशा, और फिर है कि विद्युत जनरेटर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है कि यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसका एग्जाम्पल है कि बाएं हाथ के नियम का किसका प्रयोग करेंगे? बल की दिशा में प्रयोग करेंगे और विद्युत मोटर में हम प्रयोग करते हैं।
फिर है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षटकोणीय होती है दोस्तों, और ये विद्युत का सुचालक एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, ज़ैंथियम और यूरेना जैसे बीज मुख्यतः किसके द्वारा फैलते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे बोल रहा कि किसके द्वारा मतलब परागकण होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर द्वारा। इनके बीजों में कांटे होते हैं और जानवरों के शरीर में चिपक जाते हैं। तो ये बस एग्जाम्पल याद रखिएगा कि ज़ैंथियम और यूरेना जैसे बीज मुख्यतः किसके द्वारा निषेचन करते हैं, तो ये जानवर द्वारा निषेचन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत क्वेश्चन एक था, तो आप इसमें देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से ऐसे आपको गलत छांटना है कि द्रव्यमान को न्यूटन में मापा जाता है। नहीं दोस्तों, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। यह गलत है, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, जबकि भार को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। तो द्रव्यमान क्या है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए कि द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है, लेकिन भार जगह जगह पर बदलता रहता है। जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, यहाँ पे ध्रुवों कर लीजिएगा, ध्रुवों की ओर जाने पे क्या होगा, भार मेरा घटेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे भार बढ़ेगा दोस्तों। विषुवत से ध्रुवों पर जाने पर भार मेरा क्या होगा, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, भार बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा कर लीजिएगा, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण भी मेरा वहाँ पे बढ़ेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील का आप श्रेणी देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये मतलब रिएक्टिविटी का सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है दोस्तों, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है दोस्तों। ये अभिक्रियाशील आप जरूर याद करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिर है कि चुंबकीय क्षेत्र की पास पास रेखाएं, अगर चुंबकीय क्षेत्र की जैसे यहाँ पे पास पास है, ध्रुव की ओर ज़्यादा पास पास होती है, तो ये क्या दर्शाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पास पास रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाएगा दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पे। तो देखिए इसका दिशा क्या होता है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर, ये देखिएगा बाहर पूछ रहा है कि अंदर पूछ रहा है। तो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुवों में प्रवेश करती है दोस्तों। फिर हो गया कि बंद वक्र में, अब चुंबक के अंदर पूछ रहा है, तो चुंबक के अंदर इनकी दिशा कैसी होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। यहाँ से स्टेटमेंट बनता है दोस्तों, यहीं से 3 कथन दे देगा और बोलेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। फिर एक और क्वेश्चन है, फिर बोल रहा है कि 2 चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं काटती हैं, क्योंकि कटाव बिंदु पर दिशा 2 संभावनाएं असंभव है दोस्तों, कभी नहीं एक दूसरे को काटती है। चलिए नेक्स्ट पे अब बात करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दृष्टि दोष है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, तो हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देखती है दोस्तों, दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखती है, अब पास की धुंधली देखती है। इसका निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस होते हैं, तो यहीं से कारण बनेगा दोस्तों, और घुमा देगा कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखती है, दूर की नहीं। तो इसको देख लीजिएगा, इसका कुछ क्या क्या कारण होता है दोस्तों। तो पहला है कि नेत्र गोलक, इसका जो कारण है, पहला आँख का गोलक छोटा हो जाता है, और फोकस दूरी क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। बस 2 उदाहरण याद रखिएगा, यहीं से कथन और कारण निकलेगा। नेक्स्ट है, यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पौधों की हानि पहुंचाता है। तो हम इसको लाने का क्वेश्चन है कि अम्लीयता को कम करने के लिए क्या क्या हम लोग मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मिट्टी में चूना जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, मिट्टी में चूना जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है दोस्तों, अम्लीयता को कम करने के लिए। क्षारीयता अगर मिट्टी हो जाए उसको कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मिट्टी क्षारीय हो जाए तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, जिप्सम मिलाया जाएगा या जैविक खाद मिलाया जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, साबुन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साबुन पानी में मिशेल बनाते हैं क्योंकि उनके अणु आपस में होते हैं। मिशेल बनाते हैं क्योंकि साबुन के 2 अणु होते हैं दोस्तों। अगर मान लिए एक अणु ये है तो एक अणु को बोलते हैं जल रागी, जो जल से अभिक्रिया करते हैं, एक जल विरागी मतलब जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा कि यह एक हाइड्रोफिलिक मतलब जल रागी और हाइड्रोफेबिक पूंछ के कारण। तो क्यों बनाते हैं मिशेल, क्यों बनाते हैं, तो जल रागी और जल विरागी, एक को जल रागी बोलेंगे और जल विरागी हाइड्रोफिलिक पूंछ के कारण बनाते हैं दोस्तों। इसके यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी देख लीजिए। साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, क्या करता है दोस्तों, तो साबुन कभी ऑप्शन में देगा साबुन पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, नहीं, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे पानी कपड़ों के रेशों में गहराई से जाकर गंदगी और तेल को आसानी से बाहर निकाल पाता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण है दोस्तों, ये याद रखिएगा। साबुन के कितने सिरा होते हैं दोस्तों, 2 सिरा होता है, एक जल रागी होता है, एक जल विरागी होता है, याद रखिएगा दोस्तों।
फिर है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो उसे नेत्र का क्या कौन सा दोष होगा। तो देखिए दूर की वस्तु स्पष्ट देख रहा है लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। और इसका निवारण क्या है दोस्तों, निवारण इसका हो जाएगा अवतल लेंस। अब इसका कुछ मतलब क्यों होता है कारण देख लेते हैं। तो नेत्र गोलक का आकार, जैसे नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाता है, हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है तथा फोकस दूरी घट जाती है। तो फिर निकट दृष्टि में क्या होगा, नेत्र गोलक का आकार क्या होगा, लंबा हो जाएगा और फोकस दूरी घट जाएगा, इसी के कारण होता है। और इसमें जो वस्तु है रेटिना से पहले बन जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि में वस्तु रेटिना से पहले बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो विकल्प में मैग्नीज दिया हुआ था और एनसीईआरटी में भी अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी धातु पूछे तो मैग्नीज का दिया हुआ था और सबसे कम चांदी का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पौधे में तना की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। ऑक्सिन भी तने की लंबाई बढ़ाता है दोस्तों, लेकिन ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों दिया है तो आप जिब्रेलिन को टिक कीजिएगा। और जिब्रेलिन का एक मुख्य कार्य है बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस गति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति आप देख के जाइएगा दोस्तों, वृत्तीय गति से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो यहाँ बच्चा कन्फ्यूज आते हैं, तो इसको जरूर आप कंप्लीट करके जाइएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है दोस्तों। देखते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है दोस्तों छोटी आंत, जो हाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो कभी कभी पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कौन सी आंत में होता है, तो आहार नाल में, छोटी आंत में होता है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सरल उत्तक है, मतलब सरल स्थायी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर हम पहले ही भी बताए थे कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब सरल उत्तक है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, तो पैरेनकाइमा ऑप्शन में था। तो पैरेनकाइमा का क्या कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण और क्लोरोफिल करना। नहीं, पैरेनकाइमा का मुख्य कार्य भोजन का भंडारण होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल कोलेनकाइमा का काम है। कोलेनकाइमा होगा, कोलेनकाइमा क्या होगा, लचीलापन प्रदान करेगा। और स्क्लेरेनकाइमा क्या होगा, कठोरता प्रदान करेगा दोस्तों। जबकि जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक जटिल उत्तक है। इसमें बोला है सरल उत्तक, तो सरल उत्तक को जो हो जाएगा दोस्तों पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बाकी जटिल उत्तक कौन है, जाइलम और फ्लोएम एक जटिल और संवहनी उत्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लेड नाइट्राइड और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से बनने वाले अवक्षेप का रंग क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। फिर है देखते हैं कि जब कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों। तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है दोस्तों। देखिए किसी वस्तु को, मतलब बॉल है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल जहाँ पे फेंक रहे तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जहाँ पे है ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होगी और शून्य होगी। लेकिन यहाँ जो बॉल जब नीचे आएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे सबसे अधिक होगी और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी, ये याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संलयन भी बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोलते हैं। फिर है कि यहाँ से दो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ठोस से सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन को कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि इसका उदाहरण है कपूर, अमोनियम क्लोराइड। फिर है कि गैस से सीधे ठोस में बदलना, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे निक्षेपण कहा जाता है। तो ये राइट आंसर, इसमें दोनों में कन्फ्यूज आइएगा नहीं और देख लीजिएगा कि निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन में अंतर सिर्फ देख लीजिएगा। फिर है कि दंत का क्षय रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा क्षारीय, क्योंकि दंत का क्षय अम्लीय होता है, जब 5.5 से कम होता है तभी दंत का क्षय प्रारंभ होता है, इसलिए क्षारीय का सलाह देते हैं। तो इसका राइट आंसर फिर देखते हैं कुछ व्याख्या। जब मुंह के अंदर का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय शुरू होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। एक फैक्ट, ऐसे ही फैक्ट क्वेश्चन था कि मखाना का उत्पादन भारत की पूरी दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पे पहला है, आप देख लीजिएगा कि पहला है कि दूसरा, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या आप देख लीजिएगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तब भी बल क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको।
रेदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किस प्रकीर्णन का प्रयोग से की थी? तो किस प्रकीर्णन का प्रयोग किया था? तो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था दोस्तों, याद रखिएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन, और गोल्ड फॉयल में, सोने का गोल्ड फॉयल पे किया था। तो इसका कुछ व्याख्या है दोस्तों कि 1911 में अर्नेस्ट रेदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी, जिससे पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। तो नाभिक की खोज ये पूछा गया था कि किसने किया? तो रेदरफोर्ड ने। तो यहाँ से कथन और कानन यहीं से बनेगा कि गोल्ड फॉयल पन्नी में हुआ था, अल्फा कण बीटा था कि बीटा कण, तो ये देख लीजिएगा। फिर है कि अयस्क से अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये देख लीजिएगा, संकेंद्रण कहा जाता है। और इसका कुछ व्याख्या देखते हैं कि खदान से निकाले गए अयस्क में भट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धियाँ, और अशुद्धियाँ को क्या कहा जाता है? गैंग कहते हैं, होती है। इन अशुद्धियों को दूर कर अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ाने प्रक्रिया को अयस्क का संकेंद्रण या समृद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में कैथोड किससे बनाया जाता है? इस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका किससे बनाया जाता है? कैथोड किससे बना होता है? तो दोस्तों शुद्ध धातु की पतली शीट से। यहाँ पे कैथोड शुद्ध धातु को पतली शीट से बना जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड से बनाया जाता है। तो एनोड किससे बनता है दोस्तों? अशुद्ध धातु से, और कैथोड शुद्ध धातु से बनता है। बस एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। तो एनोड क्या है दोस्तों? तो एनोड देख लीजिए, एनोड वह इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि कैथोड पर अपचयन होता है। तो यहीं से एनोड कैथोड के बारे में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, इससे पहले भी पूछा था। तो आप याद रख लीजिए ये चारों फैक्ट। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोन में। फिर ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो घनत्व घट जाता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, जिससे घनत्व में क्या कमी आ जाता है दोस्तों। फिर दाब पे देख लेते हैं कि दाब बढ़ाने पर कण पास पास आ जाते हैं, जिससे घनत्व बढ़ जाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में गैस को अधिक दबाकर भारी और सघन द्रव में बदला जाता है दोस्तों। तो दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? घनत्व बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ाएंगे तो घनत्व घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पूर्णतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है? तो प्रोपेन, जो अल्केन की श्रेणी में है, CnH2n+2 को जो फॉर्मूला को फॉलो करेगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या व्याख्या है। एल्केन श्रेणी के यौगिक संतृप्त होते हैं और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, जबकि संतृप्त वसा धमनियों में थक्का जमा कर सकते हैं। तो संतृप्त वसा मतलब अगर संतृप्त वसा पूछे तो ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। वायु में जलने पर, अगर संतृप्त वसा वायु में जलने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं, क्योंकि इनका पूर्ण दहन आसानी से होता है दोस्तों। तो ये पूछेगा कि पूर्ण दहन किस में होता है? तो संतृप्त में। तो ये याद रखिएगा। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है दोस्तों? तो पीला रंग का लेड आयोडाइड होता है दोस्तों। ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिया गया है दोस्तों। तो जरूर ये सबको इस टाइप का क्वेश्चन एक दो को देख के जाइएगा। फिर है कि अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहने वाला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाने वाला संकेतक कौन सा है दोस्तों? तो ये किसके बारे में बोल रहा है दोस्तों? तो फिनोल्फ्थेलिन को क्या, जब अम्लीय माध्यम में गुजरता है तो वो रंगहीन रहता है, लेकिन क्षार में क्या हो जाता है? गुलाबी देता है दोस्तों। अब मिथेल ऑरेंज से पूछता है कि मिथेल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल देता है और क्षार में पीला रंग देता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो वसा या फैट या लिपिड का निर्माण होता है। और लिपिड का क्या कार्य है? लिपिड शरीर में ऊर्जा का भंडारण करते हैं और कोशिका झिल्ली बनाने के साथ साथ अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं दोस्तों। और रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? तो प्रोटीन का काम है। तो दो तरह का रेटिकुलम होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ में क्या बनेगा दोस्तों? लिपिड बनेगा, और रफ में प्रोटीन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि प्लावन बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो वस्तु के घनत्व पर प्लावन बल निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है प्लावन बल दोस्तों? उत्प्लावन बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल विस्थापित द्रव के आयतन और द्रव के घनत्व पर। ये दो इंपॉर्टेंट, बस इसका उदाहरण याद रखिए कि प्लावन बल विस्थापित द्रव के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत है दोस्तों कि गति समय के साथ बदलता है। एक समान गति है तो गति भी समान होगा दोस्तों, ना कि बदलेगा दोस्तों। बोल रहे हैं कि समान मोशन से आप
एक टॉपिक मोशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, गति वाला। सही, एक समान गति में गति वेग स्थिर रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड जो है पौधों के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है दोस्तों? तो क्रोमोप्लास्ट। देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं कि अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है दोस्तों, तो यह हरे रंग के लिए उत्तरदायी है। हरा रंग पूछे तो क्लोरोप्लास्ट, बाकी अदर रंग पूछे तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। और सूर्य के प्रकाश की मदद से पौधों के लिए भोजन बनाता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट है, बाकी हरा के अलावा लाल, पीले या नारंगी रंग होता है जो फूलों और फलों का आकर्षक रंग देकर परागण में मदद करता है, ये क्रोमोप्लास्ट का कारण है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? यह रंगीन होता है, इसका मुख्य कार्य है पौधों में भोजन का भंडारण करना, और ल्यूकोप्लास्ट अधिकतर जड़ में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है और कंटेंट को ढूंढ के निकालना पड़ता है जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित होता है। तो ज़रूर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।